ने खुद का रखा तो वो हमारे फैमिली को की हुई सबसे बड़ी मदद हो सकती है। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। कोई हाथ उठा रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? आवाज आ रही है मेरी? आपके जो भी क्वेश्चंस है एंड ऑफ द सेशन हम उसको लेंगे। सो राइट नाउ यू कैन लोअर योर हैंड्स ताकि फ्लोलेस पूरा विदाउट एनी डिस्टरबेंस पूरा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए हेल्दी रहने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम किसके बारे में हमें सोचना जरूरी है। क्या क्या हेल्थ इश्यूज लेडीज में पाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करें। एकदम शॉर्टली मैं बताने वाली हूँ, जो कि आप सबके यहाँ पे कोई भी बहुत ज्यादा मेडिकल लाइन से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले आता है वजाइनल इन्फेक्शंस। यस, नॉर्मली हेल्दी वजाइना बैक्टीरिया और ईस्ट से भरा हुआ रहता है, जो कि हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन इसमें जब इम्बैलेंसिंग कंडीशन आती है, ईस्ट और बैक्टीरिया में जब चेंजेस हो जाते हैं और इम्बैलेंस हो जाता है, तो वहां पे इन्फेक्शियस कंडीशन डेवलप होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ईचिंग होता है, स्वेलिंग होती है, इंटेंस ईचिंग होती है, स्वेलिंग और इरिटेशन होता है। ये आमतौर पे बहुत सारे औरतों को फेस करना पड़ता है। सेकेंड आता है PMS। व्हाट इट मीन्स? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। हर महीने जो भी मंथली पीरियड हमारे आते हैं, तो वहां पे कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। ये अगर नॉर्मली हो रहा है तो इट्स ओके, बट ये चेंजेस अगर बहुत ज्यादा मायने में होते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। बहुत सारे बहनों को ये बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसमें हमें दिखाई देता है मूड स्विंग्स, बैकएक, जॉइंट पेन, मसल क्रैम्प्स, एक्सेसिव हंगर, या फिर बहुत ज्यादा भूख लगना, या फिर बिल्कुल भूख ना लगना। डिप्रेशन में चली जाती है। कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ औरतों को एंजाइटी डेवलप होती है, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इस दौरान बहुत सारे बहनों का कंसंट्रेशन भी लूज होने लगता है और अचानक से वेट गेन होता है उन दिनों। तो इसे कहते हैं PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। थर्ड है फाइब्रॉइड। ये आजकल हम बहुत बार सुन चुके हैं, फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड है। क्या है ये? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे गोले गोले दिखाई दे रहे हैं, वहां पे टिश्यूज एक साथ आ जाते हैं। ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, बट अभी जो स्टडी में आया है, ये फाइब्रॉइड ही आगे चल के मे बी कैंसर में उसका कन्वर्शन हो जाता है। तो ये फाइब्रॉइड जब डेवलप होता है तो उसको नजरअंदाज करना बिल्कुल सही नहीं है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? हेवी ब्लीडिंग होती है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स होते हैं, मतलब बहुत देर से पीरियड आने लगते हैं, और पेल्विक पेन होता है, मतलब नीचे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन होते रहता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है ओवरियन सिस्ट। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ओवरियन सिस्ट एक जगह पे लिखा है और दूसरी जगह पे नॉर्मल ओवरी दिखाई दी। ओवरी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे डिम्ब मतलब एग्स फॉर्मेशन होता है, ओवास फॉर्मेशन होता है। वहां पे कुछ फ्लूइड फील्ड ऐसे सैक्स या पॉकेट्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरियन सिस्ट उसका नाम होता है, और जिसकी वजह से हमारे मंथली पीरियड्स में काफी सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और ये रिलेटेड रहता है अगेन हार्मोनल डिसऑर्डर से। PCOD आजकल बहुत बार हम सुन रहे हैं। ये PCOD क्या है? आप देख रहे हैं एक नॉर्मल ओवरी दिखाई दी है, और मतलब दूसरे बाजू में पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखाई दे रही है। पॉलीसिस्टिक ओवरी इन द सेंस ये अगेन हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है?
ओवरी की साइज एनलार्ज होती है और उसमें जो छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं और उसका एक बड़ा कैप्सूल तैयार हो जाता है। इसकी वजह से इसमें होता क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं? वजन अचानक से बढ़ना, चिड़चिड़ापन, इरेग्युलर मंथली पीरियड हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं, एंडोमेट्राइटिस मतलब यूटेरस के अंदर की जो अंतस्त्वचा बोलते हैं उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसका इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हो जाती है, लो बैक एक होता है और ईटिंग डिसऑर्डर्स भी डेवलप होते हैं। बहुत ज्यादा खाना महसूस होता है, जबकि भूख नहीं लगती है फिर भी बहुत ज्यादा खा लेते हैं हम, या फिर बिल्कुल भी खाते नहीं है। ये दोनों भी चीजें इसमें हो सकती है। ये है पीसीओडी। और लास्ट एक जो मैं बताने जा रही हूँ वो है इरेगुलर पीरियड्स। ये आजकल बहुत बहुत ज्यादा मायने में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्मल पीरियड्स कैसे कहते हैं, है ना। नॉर्मल पीरियड्स उसे कहते हैं जो 4 दिन मतलब 28 दिन के बाद आ रहा है। ओके, पहले दिन कम बहाव, दूसरे दिन ज्यादा बहाव, तीसरे दिन एक मॉडरेट बहाव होना चाहिए, चौथे दिन कम और पांचवें दिन बिल्कुल नहीं। इसे हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। अब आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इरेगुलर पीरियड्स में 3 टाइप्स होते हैं। अमेनोरिया जो 3-3 महीने तक पीरियड ही नहीं आता, ओलिगोमेनोरिया जो 35 डेज के बाद पीरियड आता है, और मेनोरेजिया जिसमें बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है और ये 1 वीक से ज्यादा होती है। ये 3 डिसऑर्डर्स है इरेगुलर मेंसेस के। तो मेरे ख्याल से अभी एक कॉमन आपके जहन में आ गया होगा कि नॉर्मली ये कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं रिगार्डिंग टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये अगर प्रॉब्लम्स वैसे ही रहे, हमने इन सारी चीजों को ध्यान नहीं दिया, वक्त पे ठीक से दवाई नहीं ली, हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं उनको ठीक से हमने ट्रीट नहीं किया है, तो सबसे बड़ा असर होता है मदरहुड पे। जी हाँ, एक औरत की पहचान तब पूरी होती है जब वो माँ बनती है। बच्चे का होना कितना इम्पोर्टेंट है वो तो वो बहनें जानती हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा होना एक बहुत ही अलग उपलब्धि होती है हर औरत के जीवन में। इसे ही हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब जहां पे बच्चा नहीं हो रहा है। जरा देखते हैं कि इनफर्टिलिटी के कॉमन कॉजेस क्या है। ये तो है ही कि सारे जो अभी तक हमने देखे वो डिसऑर्डर्स को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो ये सारे तब्दील होती है इनफर्टिलिटी में। देखते हैं फिर भी कॉमन कॉजेस क्या क्या है। ओवुलेशन ना होना मतलब ओवरीज में जो भी हमारे डिंब ओवा फॉर्म हो रहे हैं उसका ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब वो बड़े होकर बाहर नहीं निकलना, उसे बोलते हैं ओवुलेशन, वो ठीक से ना होना। मेंसेस में प्रॉब्लम्स, उसके बाद स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है कई बार, जैसे कि ब्लॉक्ड फॉलोपियन ट्यूब्स। आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने बताया ट्यूब ब्लॉक है इसलिए बच्चा नहीं हो पा रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि फॉलोपियन ट्यूब्स जो होती है हमारी, वहां पे ब्लॉकेज आ जाता है, वहां से जो हमारा ओवा है वो पास नहीं हो सकता और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। बहुत बार एक डिसऑर्डर रहती है जिसमें यूटेरस प्रॉपर उसकी ग्रोथ नहीं हुई होती है, तब भी इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो इनफर्टिलिटी को रीजन बनते हैं। एंडोमेट्राइटिस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें एंडोमेट्रियम मतलब जहां पे हमारा बच्चा पनपता है
वो ठीक से तैयार ना होना, वो भी इनफर्टिलिटी का एक कारण बनता है। इन्फेक्शियस कंडीशन, राइट फ्रॉम वजाइना टू फंडस, मतलब पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कहीं ना कहीं अगर इन्फेक्शियस कंडीशन है तो ये भी एक कारण, बड़ा कारण बन सकता है इनफर्टिलिटी के लिए। अगेन पीसीओएस मतलब पीसीओडी जो हमने देखा, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिस्ट जो होते हैं और डिसऑर्डर, उसकी वजह से भी बच्चा नहीं होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें जब होती है तो डेफिनेटली हम उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन प्रॉपर ट्रीट भी नहीं करते हैं, इसीलिए वो वैसे ही रह जाते हैं, या फिर वो जो इन्फेक्शियस कंडीशन है, जो भी डिसऑर्डर्स है, वो ज्यादा बढ़ने लगते हैं। डेफिनेटली इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स। अगर वहां पे इन्फेक्शंस है, इन्फेक्शियस कंडीशन है, तो डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, और वो भी इतने ज्यादा मात्रा में दिए जाते हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमारे बहनों को सहना पड़ता है। और दूसरी ट्रीटमेंट होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमने देखा जो भी कॉजेस, जो भी डिसऑर्डर्स मैंने डिस्कस किए, उसमें एक कॉमन फैक्टर था इन्फेक्शन और हार्मोनल डिसऑर्डर, राइट? ये हार्मोनल डिसऑर्डर को अगेन हार्मोन्स की ट्रीटमेंट देकर उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली उसके भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तो क्या करें? इन्फेक्शियस कंडीशन या हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अगर ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली उसके साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी एंटीबायोटिक्स लेना नहीं है, डेफिनेटली लेना है, अगर सीवियर कंडीशन में है तो लेना है, लेकिन अगर मैं ये सीवियर कंडीशन में जाने से पहले या फिर आपने एंटीबायोटिक्स लिए हैं उसके साइड इफेक्ट्स ना हो, इसके लिए कुछ सॉल्यूशन बता दूं तो चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा। आप सब म्यूटेड हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन चाहती हैं जो कि आपके शरीर पे दूसरा एडवर्स इफेक्ट ना दे, साइड इफेक्ट्स ना हो, और ऐसे में आपकी हेल्थ अच्छी रहे। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जो कि मैग्नेसा के प्रोडक्ट्स है। वन बाय वन मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूटेराइन टॉनिक यूट्री केयर। जी हाँ, यूट्री केयर एक इतना बेहतरीन ब्लेंड बना दिया गया है मैग्नेसा की तरफ से, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी किस्म की इन्फेक्शन हो उसको भी कंट्रोल कर दिया जाता है, उसके लिए भी सस्टेनिंग कैपेसिटी डेवलप कर दी जाती है, और एट द सेम टाइम आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बल प्रदान कर दिया जाता है, उसका कैलिबर बढ़ा दिया जाता है, और आपके डिस्टर्ब हो चुके हैं वो हार्मोन्स को भी बहुत अच्छे तरीके से विथ केयर हैंडल किया जाता है। तो मैं बताने जा रही हूँ यूट्री केयर। चलिए जरा देखते हैं इसमें ऐसे कौन सी इंग्रेडिएंट्स है जो हमें इतना अच्छा इफेक्ट दे रही है। सबसे पहले बात करना चाहूंगी मैं लेमन, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। विटामिन सी है इसमें, और ये सारे बैड बैक्टीरियाज को ट्रीट करता है। माइंड इट वेल, बैड बैक्टीरियाज, जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज है उनको ये किल नहीं करता, सिर्फ बैड बैक्टीरियाज को किल करता है। साथ में ही गोखरू दिख रहा है आपको, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। जहां पर भी इंफ्लेमेशन हो रहा है, जहां पर भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस कंडीशन है, वहां पे सूजन, इचिंग, ये सारी चीजें कम करने की बहुत ही अभूतपूर्व इसमें क्षमता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, और वो है एंटी इंफ्लेमेटरी कंडीशन जो है वो गोखरू कम कर देता है। इफेक्टिव है यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, हमारे बहनों में बहुत ज्यादा ये पाया जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें यूरिन येलोइश होती है, प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज्यादा इचिंग होती है, और साथ ही में व्हाइट डिस्चार्ज भी होने लगता है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए